Assalamu alaikum students. This is week 14 and in this week we are going to cover lectures from 40 to 42. Let's quickly recall what we have done last time. Last time we have learned how to read data from a computer file और उसको हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम के अंदर ला सकते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं. While reading the data, we have tried to read data in different ways. एक तो हमने ये देखा कि डेटे को करेक्टर बाय करेक्टर किस तरीके से रीड करते हैं. उसके लिए हमने एक करेक्टर वेरिएबल अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करवाया, एक लूप चलाया जो कि फाइल में एंड ऑफ फाइल तक जाता है. करेक्टर को फाइल में से करेक्टर को करेक्टर वेरिएबल में ट्रांसफर किया, फिर उसको कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया. इसके अलावा हमने वर्ड बाय वर्ड डेटा रीड करना भी कुछ हद तक देखा कि अगर आपके पास एक एरे है तो उस एरे के अंदर आप एक कंप्लीट वर्ड जो है इसको रीड कर सकते हैं. तो वर्ड बाय वर्ड डेटा रीडिंग जो है इसको भी हमने परफॉर्म किया. और इसके अलावा हमने ये भी देखा, एक एग्जांपल थी आपके पास लास्ट वीक के अंदर और एक उसी तरह की एग्जांपल आपकी लैब में भी थी. इसमें हम करते ये है कि बजाय एक वेरिएबल या एक एरे के अंदर डेटा रीड करने के, हम उसे मल्टीपल वेरिएबल्स जो है उसके अंदर रीड कर सकते हैं. इसके लिए हमने तीन तरह के वेरिएबल डिक्लेयर करवाए. एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, एक नेम एरे थी और एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल था. और डेटे को हमने एरे फाइल में से ट्रांसफर कर दिया. जो फर्स्ट डेटा था उसको आईडी के अंदर, सेकंड डेटा नेम के अंदर और थर्ड डेटे को हमने बैलेंस के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दिया. तो फाइल में से डेटे को हमने मुख्तलिफ तरीकों से रीड करने की कोशिश की थी लास्ट टाइम, और फाइल के साथ हम कनेक्ट करते हैं, हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर इन तरीकों में से किसी एक तरीके को यूज करके फाइल में से डेटा जो है इसको रीड कर सकते हैं. इसको जरा देख लें आप. जो हैंडलर ऑब्जेक्ट है वो IF स्ट्रीम टाइप का भी बना सकते हैं या जेनेरिक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं. लेकिन याद रखें, जब आपने जेनेरिक ऑब्जेक्ट बनाया है F स्ट्रीम टाइप का, तो फिर आपको फाइल ओपनिंग मोड जरूर देना पड़ता है. तो यहाँ पे आपको iOS इन का मोड जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है. ये फिर जरूरी हो जाता है अगर आपने जेनेरिक टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है. अगर आपने IF स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है तो iOS इन जो है ये डिफॉल्ट होता है. तो अगर आप इसको स्किप भी कर दें तो इससे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती. लेकिन अगर आपने F स्ट्रीम टाइप का हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाया है तो फिर आपको ये मोड जो है, इनपुट मोड जो है, ये आपको जरूर जो है वो मेंशन करना पड़ता है. ओके जी, फाइल आप ओपन करते हैं और मोड बताते हैं. आप अगर फाइल जो है वो राइट पर्पस के लिए ओपन करना चाह रहे हैं तो फिर आप iOS आउट का मोड जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं. राइट का मतलब ये होता है कि आप फाइल पे अब डेटा कुछ राइट करवाएंगे फ्रॉम योर प्रोग्राम. तो अभी तो आप अपने कोड के अंदर डेटा रीड कर रहे हैं फ्रॉम द फाइल. तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके कोड के अंदर से डेटा जो है वो फाइल के ऊपर लिखा जाए, राइट हो, तो इसके लिए जो ओपनिंग मोड हमारे पास अवेलेबल है दैट इज iOS आउट. तो आज हम इसी के ऊपर मेनली डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू राइट डेटा ऑन द फाइल. इसको हम आउटपुट भी कह सकते हैं. अभी तक आपने कंसोल के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर अपने डेटे को राइट किया है. अभी हम ये देखेंगे कि आप किसी कंप्यूटर फाइल के ऊपर अपना डेटा जो है उसको किस तरीके से राइट कर सकते हैं. राइटिंग डेटा ऑन द फाइल जो है ये मेनली आज हमारा टॉपिक होगा. फाइल्स के ऊपर जब आप डेटा लिख रहे होते हैं तो कुछ आपके पॉसिबल कंसर्न्स होते हैं. सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि जिस फाइल में डेटा हमने राइट करना है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो शुड वी क्रिएट ए न्यू फाइल. ये आपकी एक पॉसिबल डिमांड या रिक्वायरमेंट हो सकती है. और ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जिस फाइल पे आप डेटा राइट करना चाह रहे हैं अगर वो एग्जिस्ट करती है तो जो उसमें पहले से डेटा है उसके साथ क्या सलूक करना है. क्या उस डेटे को डिलीट कर देना है और नए डेटे को एंटर करना है, या एग्जिस्टिंग डेटे के एंड के ऊपर डेटा एंटर करना है, या एग्जिस्टिंग डेटे के शुरू में या कहीं दरमियान में डेटा एंटर करना है.
तो ये आपके इस तरह के कंसर्न्स हो सकते हैं कि आपने डेटे को ओवरराइट करना है या आपने उसको किसी और तरीके से ट्रीट करना है। इफ द फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड ऑन द कंप्यूटर एंड इट पॉसिबली हैज सम डेटा इनसाइड। ये अपेंड की चॉइस भी आप ले सकते हैं और रैंडमली एक्सेसिंग द फाइल, मतलब फाइल में कहीं पे भी किसी भी अप्रोप्रिएट पोर्शन के ऊपर या लोकेशन के ऊपर जो है वो आप पॉसिबली डेटा जो है वो राइट कर सकते हैं। तो जब आप फाइल के ऊपर डेटा राइट कर रहे होते हैं या आउटपुट कर रहे होते हैं तो आपके पास ये कुछ पॉसिबल सिचुएशंस जो हैं ये अकर कर सकती हैं, पॉसिबल सिचुएशन जो है ये एग्जिस्ट कर सकती हैं। यहाँ पे आप जरा एक सिंपल सी एग्जांपल देखें। लेट्स से save some sentences on a text file and create the file if it is not already created। तो इसका एक स्मॉल सा कोड आपको यहाँ पे नजर आएगा। ifstream की फाइल हमने इंक्लूड कर ली यूजिंग नेम स्पेस मेन इंक्लूड कर लिया। अब हमने यहाँ पे एक हैंडलर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ofstream टाइप का। तो चूंकि हम फाइल में डेटा राइट करना चाह रहे हैं तो हमने हैंडलर ऑब्जेक्ट जो है वो आप देख रहे हैं कि ofstream टाइप का जो है वो हैंडलर ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया है। उसके बाद हमने फाइल जो है इसका नाम बताया है abc.txt और हमने iOS आउट का मोड डिफाइन किया है। ofstream के लिए ये मोड जो होता है ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप ये मोड नहीं भी देते तो ofstream के लिए जो फाइल है वो इसी मोड के अंदर जो है वो ओपन होती है। यहाँ पे एक और चीज भी आपको नजर आ रही है, मैं अभी इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि आपने यहाँ पे ओपन का फंक्शन कॉल नहीं किया बल्कि एक और तरीके से फाइल जो है इसको ओपन किया है, एक डिफरेंट वे में जो है वो फाइल को ओपन किया है। तो आपके लिए एक तरह से ये क्वेश्चन भी है अटेंडेंस का और थोड़ा सोचने का क्वेश्चन भी है कि अभी हमने किस तरीके से बेसिकली फाइल जो है इसको ओपन किया। एनी हाउ, ये जो iOS आउट मोड है इसके बारे में आपने ये जहन में रखना है कि अगर ये फाइल abc.txt एग्जिस्ट नहीं करती आपके फोल्डर के अंदर तो इसका पहला काम ये होगा ये कि ये इस फाइल को क्रिएट करेगा। ओके, तो अगर iOS आउट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसको क्रिएट करेगा। अगर ये एग्जिस्ट करती है और इसके इनसाइड कोई डेटा है तो ये याद रखिएगा कि ये उस डेटे को डिलीट कर देता है। तो iOS आउट जो है ये फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उस फाइल को क्रिएट करता है और एग्जिस्टिंग डेटे को ये ओवरराइट करता है। ये चीज आपने इसके बारे में, इस मोड के बारे में ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से आपने फाइल को ओपन कर लिया, चेक कर लिया कि फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद बड़ा ही आसान तरीका है, जैसे आप सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखवाते थे, अब आपने वो सेंटेंसेस जो है वो फाइल के ऊपर लिखवा दिए हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर आपने हैंडलर ऑब्जेक्ट यूज किया है, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर यूज किया है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने टेक्स्ट जो है इसको फाइल के ऊपर लिखवा दिया है। ये देखें आप, वही तरीका है जिस तरीके से आपने स्क्रीन के ऊपर डेटे को राइट करवाया था उसी तरीके से अब आपने फाइल के ऊपर डेटा जो है उसको राइट करवाया है। और यहाँ पे आप रिटर्न 0 करें और आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। मैं चाहूंगा कि मैं क्विकली जरा आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट कर दूं कंपाइलर के ऊपर जाके। जरा ऑब्जर्व करिएगा इसको फ्रॉम द कंपाइलर। पहले मैं आपको फोल्डर दिखा दूं जिसके अंदर हम फाइल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि इस फोल्डर के अंदर एक ही टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है my.data.txt के नाम से, और इसके अलावा कोई और टेक्स्ट फाइल यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमारे पास एक कोड नजर आ रहा है जो उस फाइल को डील करता है। अभी मैं इस कोड को छोड़ देता हूँ और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम एक नई सोर्स फाइल जो है इसको क्रिएट कर लें और इस सोर्स फाइल को जो है वो हम उसी फोल्डर के अंदर सेव कर देते हैं। इसको लेट्स से कि हम v14 ओके एग्जाम्पल 1 कह देते हैं इस फाइल का नेम, और इस फाइल के अंदर हम क्विकली एक छोटा सा कोड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं हैश इंक्लूड के साथ iostream ओके, और हैश
इंक्लूड के साथ एफस्ट्रीम फॉर फाइल हैंडलिंग। ओके जी, नेम स्पेस ले लेते हैं और यहाँ पे हम मेन में आ जाते हैं और यहाँ पे हम मेन जो है इसको क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इसको चला के देख लेते हैं ताकि अगर कोई इश्यूज वगैरह हैं तो सेटल हो जाए। ओके, यहाँ पे हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि हम राइट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो OF स्ट्रीम टाइप का होना चाहिए। लेट्स कॉल इट एज फाइल। ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया। इसके बाद एज फाइल डॉट ओपन में यूज कर रहा हूँ। वहां पे एक्चुअल कोड में मैंने ओपन यूज नहीं किया था, बल्कि और तरीके से मैंने फाइल को ओपन किया था। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जो और तरीका है ये एक्चुअली कौन सा तरीका जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे फाइल को नाम दे देते हैं, लेट्स से abc.txt, और इस फाइल को हम iOS आउट में जो है वो ओपन कर रहे हैं। ओके, आउटपुट के लिए इसको ओपन कर रहे हैं। चेक कर लें यहाँ पे फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई है। नॉट एज फाइल के साथ आप गौर कर रहे हैं कि ये हैंडलर ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे यूज हो रहा है। जब आप ओपन कर लेते हैं तो हम हैंडलर ऑब्जेक्ट जो है इसको ही यूज करते हैं मोस्टली। यहाँ पे मैसेज दे दे फाइल कैन नॉट ओपन। ओके, यहाँ पे चाहेंगे कि हम रिटर्न भी कर दें, बेटर। ओके जी, तो यहाँ पे हम रिटर्न 0 भी लिख देते हैं कि आगे इसको कंटिन्यू करने का ऐसा बेनिफिट नहीं है। अगर फाइल आपकी ओपन नहीं हो सकी फॉर सम रीजंस, तो हम अपना प्रोग्राम जो है इसको यहाँ पे क्विट कर देते हैं। उसके बाद आप फाइल के ऊपर कुछ लिखवा दें। नेक्स्ट से हम यहाँ पे लिखवा देते हैं एज फाइल, दिस इज लेक्चर नंबर 40 ऑफ वीक नंबर 40। ओके, एक छोटा सा सेंटेंस है जिसको हम यहाँ पे लिखवा देते हैं और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं क्लोज के फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन भी था कि क्लोज का फंक्शन अगर हम ना भी कॉल करें तो इससे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इट्स बेटर कि आपने अगर एक रिसोर्स ओपन किया हुआ है तो उसमें कुछ आप अनइंटेंशनली ना लिखवा दें। इसलिए बेहतर है कि आप क्लोज का फंक्शन जो है इसको कॉल कर लिया करें। एनीहाउ मैं क्लोज के बगैर यहाँ पे इस कोड जो है इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं कि कोड में कंसोल के ऊपर आपको कुछ लिखा नजर नहीं आ रहा। आपका मकसद भी नहीं था कंसोल पे कुछ लिखने का। आप यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस करें और आप उस फोल्डर पे चले जाएं जहां पे आपका प्रोग्राम जो है वो सेव्ड है। अब जरा उस प्रोग्राम में जाके देखें, फोल्डर में जाके देखें कि आपको ABC नाम की फाइल जो है वो नजर आ रही है। मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन कर रहा हूं, ओपन विद नोटपैड। अब आपको वो जो मैसेज था यहाँ पे जो है वो लिखा नजर आ रहा है। जो मैसेज जो है वो आपने अभी अपने प्रोग्राम से जो है इस फाइल के ऊपर लिखवाया है। तो ये एक सिंपल सी चीज थी कि किस तरीके से हम फाइल जो है इसको क्रिएट करके इसके ऊपर टेक्स्ट जो है इसको लिखवा सकते हैं। अब मैं जरा थोड़ा टेक्स्ट को चेंज करने जा रहा हूँ जस्ट टू गिव यू द आइडिया। दिस इज प्रोग्रामिंग वीक 14 एंड लेक्चर नंबर 40। ओके, तो दो चीजें मैंने आपको बताई थी iOS आउट के बारे में। एक तो अगर फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो ये फाइल को क्रिएट कर देता है, और दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि अगर फाइल क्रिएटेड है और उसमें पहले से कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये उस टेक्स्ट को डिलीट कर देता है। ओके, तो आपका जो टेक्स्ट है उसको दोबारा से उस पर लिख देता है और प्रीवियस टेक्स्ट जो है इसको डिलीट कर देता है। अब जरा मैं चाहूंगा कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूं और ये कंसोल आ गया, बस एंटर का बटन प्रेस करें और फाइल के ऊपर चले जाएं।
जो कि आपके फोल्डर में सेव है। इस फाइल को आप ओपन करें। आप जानते हैं कि इसमें पहले भी आपने कुछ लिखवाया था, लेकिन जो आपने पहले लिखवाया था आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पे लिखा नजर नहीं आ रहा, और आपका जो अभी वाला टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले वाला टेक्स्ट जो है वो आपका डिलीट हो गया। तो iOS आउट यही करता है, प्रीवियसली रिटन टेक्स्ट या डेटे को डिलीट कर देता है और नया डेटा जो है वो ऐड कर देता है अपनी फाइल के अंदर, और आपका पुराना डेटा जो है वो उसको लॉस कर देता है। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो प्रीवियस डेटा है वो सेव रहे और आपका नया टेक्स्ट जो है वो कहीं फाइल के एंड के ऊपर अटैच हो जाए, तो इसके लिए हमारे पास फाइल ओपनिंग मोड होता है राइट पर्पस के अंदर ही। उसको हम APP कहते हैं या अपेंड कहते हैं, APP या अपेंड। इसका मतलब ये है कि जब भी आप नया टेक्स्ट फाइल के ऊपर लिखवाएंगे तो पुराने टेक्स्ट के एंड के ऊपर लिखा जाएगा। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। अब जरा देखिएगा, एंटर का बटन प्रेस कर रहा हूं और फिर मैं इसको 2 दफा एग्जीक्यूट कर रहा हूं। एंटर का बटन प्रेस कर रहा हूं। अब मैं उस फाइल के ऊपर जा रहा हूं। आपको याद होगा कि मैंने 2 दफा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है और 1 दफा मेरा टेक्स्ट पहले लिखा हुआ था। अब आप जरा गौर करिएगा, अब आपको वो सारी लाइंस जो है यहाँ पे लिखी नजर आएंगी और एक ही लाइन में लिखी नजर आएंगी। अगर आप अपने कोड को थोड़ा चेंज कर दें और न्यू लाइन यूज कर दें यहाँ पे /n, तो आप देखेंगे कि वो नया टेक्स्ट जो है वो आपका नई लाइंस जो है वो न्यू लाइंस के ऊपर जो है वो लिखी नजर आएंगी। तो हर दफा जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो ये पुराने डेटे को भी रहने दे रहा है और नया डेटा जो है इसको फाइल के एंड के ऊपर पेंड करता जा रहा है। अब मैंने जो कि न्यू लाइन भी एंटर कर लिया था, अब आप देखेंगे कि वो नई लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है वो एंटर हो रही है और मेरा कोड फाइल जो है उसके अंदर पुराना टेक्स्ट जो है वो भी रिजर्व रह रहा है। ओके जी, तो दिस इज द सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन कि हम राइटिंग के लिए फाइल जो हैं इनको किस तरीके से ओपन करते हैं। 2 फाइल ओपनिंग मोड्स आपने देखे हैं, एक iOS आउट देखा है और दूसरा आपने अपेंड का मोड देखा है। iOS आउट जो है ये फाइल क्रिएट भी करता है और प्रीवियस डेटे को डिलीट कर देता है, और iOS अपेंड जो है ये फाइल के प्रीवियस डेटे को डिलीट नहीं करता बल्कि उसके एंड के ऊपर डेटा जो है वो एंटर कर देता है। ओके, अब जरा थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और एक सिंपल सी टास्क जो है इसको करने की कोशिश करते हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि यूजर को कह रहे हैं रन टाइम के ऊपर अपने प्रोग्राम के अंदर कि वो कोई डेटा एंटर करे, और फिर हम ये चाह रहे हैं कि उस डेटे को हम ट्रांसफर कर दें टेक्स्ट फाइल के ऊपर। तो हमने पहले यूजर से डेटा अपने प्रोग्राम में रीड करना है और फिर उस डेटे को हमने फाइल जो है इसके ऊपर ट्रांसफर कर देना है। तो अपने प्रोग्राम में रीड करने के लिए हमें कोई टेक्स्ट एरे चाहिए होगी या कैरेक्टर पॉइंटर चाहिए होगा, तो उसमें हम पहले डेटा रीड कर लेंगे और फिर उस डेटे को 1 बाय 1 जो है वो फाइल के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। लेट्स सी हाउ। यहाँ पे अब हमने फाइल को ओपन किया है दोबारा विदाउट कॉलिंग द ओपनिंग फंक्शन, हमने इसको ओपन किया है। ये क्लास नेम है OF स्ट्रीम, ये ऑब्जेक्ट नेम है और यहाँ पे हमने फाइल नेम दे दिया है और ओपनिंग मोड जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, और ये फाइल जो है ओपन हो गई है। अगर ये फाइल क्रिएटेड नहीं होगी तो क्रिएट भी हो जाएगी, और चेक कर लिया है एरर चेक। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का और एक एरे ली है साइज 100 की, और ए को हमने गेट कर लिया है। तो मतलब यूजर को हम कह रहे हैं कि वो कंसोल पे कुछ टेक्स्ट एंटर करे और फिर जब तक ये एरे नल तक नहीं पहुंच जाती हम इसको चलाते रहते हैं और फाइल के ऊपर एरे का डेटा ट्रांसफर करते जाते हैं। ये देखें माय फाइल, और एरे डेटा फाइल पे ट्रांसफर करते जाते हैं। काउंटर को आगे मूव कर रहे हैं और इसको हम यहाँ पे फाइल जो है इसको क्लोज कर देते हैं। तो फाइल में से हम डेटा जो है 1 बाय 1 जो है वो एरे के ऊपर एरे के डेटे को हम 1 बाय 1 जो है वो फाइल के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये इसके आउटपुट है। पहले आप कुछ टेक्स्ट एंटर करेंगे और फिर उस टेक्स्ट को जो है आप जब एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो आपका फाइल के ऊपर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो सिंपल आइडिया कि हाउ to input the data from the user and then transfer this data on the computer file
ये आपने अभी देखा है। तो उस डेटे को जिसको आपने फाइल के ऊपर ट्रांसफर करना है, पहले आप उसको किसी एरे में रीड कर लें और फिर करैक्टर बाय करैक्टर जो है उस डेटे को आप फाइल जो है इसके ऊपर ट्रांसफर कर दें। ओके जी, तो अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और ये जो ओपनिंग मोड्स हैं जरा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह के ओपनिंग मोड होते हैं, जैसे iOS इन का होता है, ये आप जानते हैं कि ये रीडिंग के लिए यूज होता है और ये डिफॉल्ट होता है IF स्ट्रीम टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए। और एक हमारे पास iOS आउट होता है, ये राइटिंग के लिए यूज होता है और आप जानते हैं कि ये डिफॉल्ट होता है OF स्ट्रीम टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए। हाँ जी, ये अपेंड भी आप देख चुके हुए हैं, ये एंड के ऊपर डेटा जो है इसको अपेंड कर देता है और ये एक इससे मिलता जुलता होता है एट एंड के नाम का। ये एक्चुअली रैंडम लोकेशन पे डेटे को राइट करने के लिए यूज होता है। इसी तरीके से ये ट्रंकेट का होता है, ये आपकी फाइल को डिलीट कर देता है सिर्फ, उस पर ऐसा कोई लिखता नहीं है। अगर आप इसको यूज करेंगे तो अगर फाइल के ऊपर डेटा ऑलरेडी है तो उसको डिलीट कर देगा। ओके, नो क्रिएट, तो एरर व्हेन ओपनिंग इफ द फाइल डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये जो आउट है आप जानते हैं कि वो दो एडिशनल काम आपके लिए करता है। एक तो ये है कि वो डेटे को ओवरराइट कर देता है और फाइल अगर क्रिएटेड नहीं है तो उसको क्रिएट कर देता है। तो अगर आप फाइल अगर क्रिएटेड नहीं है तो आउट मोड यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये भी चाह रहे हैं कि फाइल अगर क्रिएटेड नहीं है तो उसको खुद से क्रिएट ना करें, तो उसके लिए आप ये नो क्रिएट का मोड जो है इसको यूज कर सकते हैं। नो रिप्लेस का मोड है, इसका मतलब ये है कि अगर फाइल में ऑलरेडी डेटा है तो उस डेटे को रिप्लेस ना करे बल्कि एरर दे दे अगर फाइल के अंदर ऑलरेडी डेटा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, ये आपके पास iOS बाइनरी मोड भी अवेलेबल होता है। अभी हम जो है इसको ASCII मोड में या टेक्स्ट मोड में फाइल जो है इसको रीड कर रहे हैं। सम टाइम आपको फाइल जो है इसको बाइनरी मोड में रीड करना पड़ता है, स्पेशली जो आपके पास ऑडियो या वीडियो या पिक्चर फाइल्स होती हैं उनको आप बाइनरी मोड जो है इसमें रीड कर रहे होते हैं। टेक्स्ट फाइल जो है इसको आप फिर अप्रोप्रिएटली टेक्स्ट मोड जो है इसमें रीड कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपके पास ये iOS बाइनरी मोड जो है वो अवेलेबल होता है। ओके जी, अभी एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं, इसके एक वेरिएशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन टेक्स्ट फाइल ऑन द अदर, और दूसरी इसकी वेरिएशन ये है कि कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन टेक्स्ट फाइल एट द एंड ऑफ द अदर टेक्स्ट फाइल। तो आपके पास दो टेक्स्ट फाइल्स हैं, आप ये चाह रहे हैं कि एक टेक्स्ट फाइल के डेटे को आप दूसरी टेक्स्ट फाइल के ऊपर ट्रांसफर कर दें। कॉपी पेस्ट भी जिसको हम कहते हैं समटाइम्स, कि आपने एक फाइल के डेटे को कॉपी किया और फिर उसको आपने दूसरी फाइल के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो इस काम के लिए अब आप एक छोटा सा कोड लिखना चाह रहे हैं जो कि एक फाइल के डेटे को रीड करेगा और फिर उसको दूसरी फाइल के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। इसको मैं यहाँ पे कोड करने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा इसको। ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट किए एफ स्ट्रीम टाइप के, दो हैंडलर ऑब्जेक्ट मैंने लिए हैं, माई फाइल 1 एंड माई फाइल नाम का, और ये कुछ एरेज के नेम्स मैंने लिए। यूजर को कहा कि एंटर द नेम ऑफ द फाइल विच यू वांट टू कॉपी, उसको इनपुट करवा लिया और उसको अब मैंने ओपन कर दिया इनपुट मोड के अंदर। तो एक फाइल जो है उसको मैंने रीड मोड में ओपन कर दिया है, आप देख रहे हैं, और दूसरी फाइल का एड्रेस लेके मैंने उसको राइट मोड में ओपन कर दिया। तो जो कि ये कॉपी पेस्ट एक्टिविटी है, तो दो फाइल्स हैं, एक में आपने रीड करना है और दूसरी में आपने राइट करना है। तो जिसमें आपने रीड करना है उसको आपने रीड मोड में ओपन किया, जिसमें आपने राइट करना है उसको आपने राइट मोड जो है इसमें ओपन कर दिया। चेक कर लें आप फाइल्स को ओपन हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद आपने कैरेक्टर लिया, वेरिएबल, एंड ऑफ फाइल चलाया, आपने एक फाइल से डेटा जो है इसको गेट किया, रीड किया और दूसरी फाइल के ऊपर डेटे को आपने पुट कर दिया। ये यहाँ पे आपके पास गेट का फंक्शन होता है, वहां पे आपके पास ये पुट का फंक्शन भी होता है। आप इसको जस्ट फॉर सिंक्रोनाइजेशन आप पुट का फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाय द वे आप वो स्ट्रीम इंसर्शन भी यूज कर सकते हैं, इससे भी वही काम अचीव होगा। अगर आप यहाँ पे लिख देते माई फाइल, ओके, माई फाइल 1 इसका नेम है, और यहाँ पे आप यूज कर लेते ए,
तो इससे भी वो इफेक्ट आता। तो ये एक्चुअली ये करेगा कि जो माई फाइल है, इससे जो डेटा इसने रीड किया हुआ है उस डेटे को अब ये ट्रांसफर कर देगा दूसरी फाइल के ऊपर जिसको आपने राइट पर्पस जो है इसके ओपन किया है। तो अब आप इन दोनों को क्लोज कर लें और इस तरीके से आप एक फाइल का डेटा जो है उसको दूसरी फाइल के ऊपर ट्रांसफर करें। ये जरा चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे डेटा ओवरराइट हो रहा है। तो आपके लिए दूसरा अटेंडेंस क्वेश्चन ये है कि अगर मैं डेटे को ओवरराइट नहीं करना चाह रहा बल्कि मैं उसे पहले वाले डेटे के आखिर में अपेंड करना चाह रहा हूं, तो मुझे इस कोड में क्या चेंज करनी पड़ेगी और कहां पे चेंज करनी पड़ेगी अगर मैं डेटे को दूसरी फाइल के डेटे के एंड के ऊपर पेस्ट करना चाह रहा हूं। हाँ जी, अभी तक हमने ये देखा कि रीड फंक्शन जो है ये फाइल में से डेटा जो है इसको रीड करता है। दो तरीके हमने देखे हैं रीड करने के, इनफैक्ट 3 देखे हैं। एक में हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर रहे थे, एक में हम वर्ड बाय वर्ड रीड कर रहे थे। हमारे पास तीसरा एक और तरीका ये होता है कि हम एक ही दफा पूरी लाइन रीड कर लें, ये पॉसिबिलिटी भी होती है, या किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर तक डेटा जो है इसको रीड कर लें, तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होती है। तो इसके लिए ये गेट लाइन का फंक्शन अवेलेबल होता है, आप इसको यूज करके एक दफा पूरी एक लाइन जो है इसका डेटा जो है इसको रीड कर सकते हैं। ओके, इसका सिंटेक्स ये होता है, आप हैंडलर ऑब्जेक्ट के साथ इसको यूज करते हैं माई फाइल गेट लाइन के साथ, और इसको पहले आप अरे पास कर देते हैं, फिर नंबर ऑफ मैक्सिमम कैरेक्टर्स और कोई डिलिमिटर जहां तक अगर आप इसको रीड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर देते हैं। तो डिलिमिटर का मतलब ये होता है, टोकन भी इसको समटाइम कहा जाता है टेक्निकली, कि इस वर्ड तक या इस टर्म तक आप लाइन में से डेटा जो है इसको रीड करेंगे। आपके पास डिफरेंट तरह के डिलिमिटर अवेलेबल होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, स्लैश एन अवेलेबल होता है हर लाइन के एंड के ऊपर, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिलिमिटर्स के साथ जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये कैरेक्टर एरे होती है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी रीड, और डिलिमिटर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे अब आपकी इसको एग्जांपल नजर आ रही है कि लेट से ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो आप अगर अरे इसको पास कर दें मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स, लेकिन अगर ये कैपिटल W पहले आ जाता है तो वहां पे ये एंड कर देगा इसको। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ तक आपका डेटा जो है इसको रीड करेगा अरे के अंदर, और फिर वो डेटा जो है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, मैं जरा थोड़ा सा चाहूंगा कि मैं इस चीज को भी आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर दूं, सेम इस कॉन्सेप्ट को। ये जो गेट लाइन का फंक्शन हमने यूज किया है, तो कोड मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यहाँ पे ओपन भी किया हुआ था। तो इसके अंदर जो कुछ एक्स्ट्रा मैंने लिखा हुआ है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वो रीड कर रहा है फाइल में से डेटा। आपका जो कोड है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर रहा है। मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। जो फाइल ये बेसिकली रीड कर रहा है, ये एक फाइल है, ये जो है वो आपको नजर आ रही है, ये इसमें डेटा जो है इसको रीड करके आपके सामने जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। एनीहाउ, मैं अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड नहीं करना चाह रहा, मैं पूरी जो लाइन है, कंप्लीट लाइन जो है इसको रीड करना चाह रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ पे 3 लाइंस जो हैं वो आपको लिखी नजर आ रही हैं, मैंने फाइल आपको दिखाई है। अब कोड के अंदर जाके हम जो प्रीवियस कोड था, लेट से इसको मैं थोड़ा कमेंट कर देता हूँ, शायद इसकी बाद में जरूरत ना पड़ जाए, तो इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब मैं लाइन बाय लाइन रीड करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक एरे ले लेते हैं, कैरेक्टर एरे, लाइन ही इसको कह देते हैं। तो इसका साइज दे देते हैं 100, कन्वीनियंट साइज, ताकि पूरी लाइन जो है इसमें रीड हो जाए। और अब मैं ये कहता हूं कि माई फाइल डॉट गेट लाइन। ओके, यही था फंक्शन का नेम, और इसको लाइन हम आर्गुमेंट में, पहले आर्गुमेंट में दे देते हैं। इस लाइन के अंदर पूरी लाइन जो है वो सेव हो जाएगी इस अरे के अंदर।
और साइज इसका 100 है। मैं यहाँ पे 100 साइज मेंशन कर देता हूँ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसको डिलिमिटर क्या देना है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। आप कोई कैरेक्टर दे सकते हैं, कोई सिंबल दे सकते हैं, आप डॉट दे सकते हैं। अगर एक लाइन रीड करना चाह रहे हैं डॉट भी यूज हो सकता है, या इसके लिए एक और अप्रोप्रिएट कैरेक्टर है /n। /n भी आप यूज कर सकते हैं। /n जो है ये हम जानते हैं कि जब भी लाइन एंड होती है तो ये एक इनविजिबल कैरेक्टर होता है जो कि हर लाइन के एंड के ऊपर अवेलेबल होता है। तो ये वहां तक एग्जीक्यूट होगा और उस सारे डेटे को जो है वो आपके इस लाइन नाम की एरे जो है इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। ओके, इसको आप सेमीकोलन से एंड कर दें और जो डेटा इसने रीड किया है उसको आप डिस्प्ले कर दें। ओके जी, जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं हम। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप देख रहे हैं कि आपकी फाइल में से एक लाइन इसने रीड कर ली है। ओके, तो पूरी एक कंप्लीट लाइन। तो पहले एक कैरेक्टर रीड किया आपने, फिर एक वर्ड रीड किया, फिर डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर डेटा रीड किया। अब आप एक पूरी कंप्लीट लाइन जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो रीड कर रहे हैं। अगली लाइन रीड करना चाह रहे हैं तो इसी कोड को रिपीट कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें, या लूप भी आप चला सकते हैं। मैं अभी कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूं। ओके, तो मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहा हूं और आप देखेंगे अब इसने अगली लाइन रीड कर ली है। नेक्स्ट लाइन रीड हो गई है और वो भी डिस्प्ले हो गई है। और अब मैं इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि जो आखिरी लाइन है वो भी इसने रीड कर लिया। ओके, तो कंप्लीट आपकी जो डेटा है वो यहाँ पे रीड हो गया है। आपने सारी लाइंस जो है इनको यहाँ पे रीड कर लिया है। ओके, अब एक चीज जरा ऑब्जर्व करिएगा, अगले आपका जो वीडियो लेक्चर है उसमें इसको डिस्कस भी हम करेंगे कि इसके बाद जब मैं रीड करता हूं कंट्रोल V करके तो इस रीड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, आप देख रहे हैं कि इसके बाद मैं जितनी दफा दोबारा इस लाइन को रीड करने की कोशिश करता हूं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, जरा इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इससे क्या हो रहा है। जब भी आप फाइल में से एक वर्ड या एक कैरेक्टर रीड करते हैं तो आपका कर्सर जो है इनविजिबल बैकग्राउंड के ऊपर वो ऑटोमेटिकली एडवांस कर जाता है। जब आप फाइल में से कैरेक्टर रीड करते जाते हैं कॉन्टिन्यूसली तो कर्सर, ये अभी मैं दिखा भी रहा हूं आपको, ये ऑटोमेटिकली एडवांस करता रहता है। एक कैरेक्टर रीड करने से ये एक स्टेप आगे चला जाता है और फिर आगे की तरफ मूव करता रहता है। तो इसका आइडिया ये होता है कि हर दफा जो नया कैरेक्टर आपने रीड करना है आपका कर्सर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एडवांस कर जाता है। और ये एक्चुअली जब हम लिख भी रहे होते हैं तो तभी ऐसा ही हो रहा होता है कि जब हम एक वर्ड लिख लेते हैं और कर्सर आप देखें कि खुद से आगे एडवांस हो रहा होता है। तो जब आप ये काम अपने प्रोग्राम के अंदर कर रहे होते हैं तो वहां पे भी ऐसा ही हो रहा होता है। आप एक कैरेक्टर या एक वर्ड रीड करते हैं तो कर्सर आपका आगे मूव करता जाता है, और जब आप पूरी फाइल रीड कर लेते हैं मतलब एंड ऑफ फाइल तक पहुंच जाते हैं तो कर्सर एंड पे आ जाता है। अब यहां से आगे आप रीड करते हैं या राइट करते हैं तो कर्सर जो कि एंड पे है, स्पेशली रीड करते वक्त कर्सर जो कि एंड पे है तो एंड पे तो आगे कुछ भी नहीं है। तो या तो आप कर्सर को शुरू में लेके आए, ठीक है। तो इस वजह से जब मैं बार बार इस प्रोग्राम को आगे रीड कर रहा था तो ये इफेक्ट उसका मुझे नहीं दिखा रहा था। उसकी रीजन ये थी कि मैं इसको रीड कर रहा हूं लेकिन आगे इसके तो जो है ही नहीं है। तो या तो मैं ये करूं कि कर्सर को शुरू में लेके आऊं। कर्सर को शुरू में लाने का तरीका ये है कि माई फाइल डॉट सीक, ओके, दैट इज सीक जी, और यहां पे मैं 0 जो है वो यूज कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये है सीक जी इज ए फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे जो कि आपके कर्सर को फिर शुरू में ले आएगा, ठीक है। सीक जी को 0 में लाने से पहले हमें थोड़ा सा माई फाइल को क्लियर करना पड़ेगा। जो इसके पहले के पॉइंटर्स हैं उनको डॉट क्लियर का फंक्शन है उसके साथ इनको क्लियर करना पड़ेगा।
तो ये दो स्टेटमेंट्स जो है ये आपको लिखनी पड़ेंगी, और इनको लिखने से क्या फायदा होगा कि आपका कर्सर जो है ये वापस शुरू में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। पहले ये था एंड पे, तो आपने एक्चुअली ये किया कि आप इसको फिर शुरू में यहाँ पे ले आए, इस पॉइंट के ऊपर। वो दो लाइंस जो आपने लिखी हैं उससे आप कर्सर को बिल्कुल शुरू में लेके आ गए। अब आप जब उसको दोबारा रीड करेंगे तो वो फिर उसको शुरू से रीड करना शुरू हो जाएगा। अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जरा गौर करिएगा। अब आप देख रहे हैं कि उसने आगे से आगे इसको फिर शुरू से रीड करना शुरू कर दिया। ओके, तो जब आप रीड एंड राइट करते हैं तो कर्सर एडवांस करता रहता है, और एडवांस करता करता ये फाइल के बिल्कुल एंड पे चला जाता है। तो फिर जब आप फर्दर रीड करने की कोशिश करते हैं तो चूंकि आगे कोई डेटा होता ही नहीं है, तो इस वजह से वो और रीड नहीं करता। तो फिर अगर आप शुरू से रीड करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया है कि आप सीक जी 0 के साथ उसको दोबारा फाइल के शुरू में ला सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल वी हैव। अल्लाह हाफिज।